हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का एक बहुत ही जरूरी चैप्टर समझने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पर मराठों का शासन। वो यहाँ कैसे आए, उन्होंने कैसे राज किया और सबसे जरूरी, इस रीजन पर उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये सफर इन 6 हिस्सों में बटा होगा। हम मराठों के आने से शुरू करेंगे, फिर बिंबाजी भोसले के दौर को जानेंगे, सूबेदारी सिस्टम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस शासन का अंत हुआ। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ से। उस वक्त यहां सदियों से कलचुरी राजवंश का राज था, लेकिन अब उनकी पकड़ कमजोर हो रही थी। माहौल में एक बड़े बदलाव की आहट थी और स्टेज तैयार हो रहा था एक नई शक्ति के आने का। और वो बदलाव आया साल 1741 में। ये वो साल था जिसने छत्तीसगढ़ की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। नागपुर के पावरफुल भोसले शासक रघुजी प्रथम की नजरें इस इलाके पर थी। उन्होंने अपने सबसे काबिल सेनापति भास्कर पंत को एक बड़ी सेना के साथ यहां भेजा और बस इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। जरा देखिए उस वक्त पावर का बैलेंस कैसा था। एक तरफ नागपुर की बढ़ती हुई मराठा ताकत और दूसरी तरफ रतनपुर के बुजुर्ग शासक रघुनाथ सिंह, जो अपने इकलौते बेटे की मौत के गम में पूरी तरह टूट चुके थे। उनमें ना तो राज्य बचाने की इच्छा थी और ना ही हिम्मत। नतीजा, बिना लड़े ही छत्तीसगढ़ मराठों के कब्जे में आ गया। शुरू में तो छत्तीसगढ़ को नागपुर से ही चलाया जा रहा था, एक रिमोट एरिया की तरह। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अहम किरदार की, बिंबाजी भोसले। वो पहले मराठा शासक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को अपना घर बनाया और यहीं से डायरेक्ट रूल की शुरुआत की। बिंबाजी ने आते ही कई बड़े काम किए। उन्होंने डायरेक्ट मराठा शासन तो स्थापित किया ही, साथ ही रतनपुर में एक खूबसूरत राम मंदिर भी बनवाया। लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट फैसला यह था कि उन्होंने यहां का लैंड रेवेन्यू नागपुर भेजने के बजाय छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट पर ही खर्च किया। इस एक फैसले ने उन्हें लोगों के बीच पॉपुलर कर दिया। लेकिन 1787 में बिंबाजी की मौत के बाद सत्ता के लिए एक अजीब कश्मकश शुरू हो गई। उनकी 3 पत्नियों की कहानी भी बहुत ड्रामेटिक है। उमाबाई जो पति की चिता के साथ सती हो गईं, रमाबाई जिन्होंने राजपाट छोड़ दिया और आनंदीबाई जिन्होंने सत्ता पर अपना हक जताया और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल की शुरुआत की। आनंदीबाई के इसी पावर स्ट्रगल ने नागपुर को डायरेक्ट दखल देने का मौका दे दिया। उस वक्त के शासक व्यंकोजी भोसले ने एक नया सिस्टम लागू किया, जिसे हम सूबेदारी प्रथा के नाम से जानते हैं। और यहीं से छत्तीसगढ़ में इनडायरेक्ट रूल का एक नया दौर शुरू हुआ, जो लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा था। तो ये सूबेदारी सिस्टम था क्या? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक सूबेदार जो नागपुर के राजा का एजेंट होता था, वो छत्तीसगढ़ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। मतलब अब छत्तीसगढ़ के फैसले रायपुर या रतनपुर में नहीं, बल्कि नागपुर दरबार में होते थे। इस दौर में कई सूबेदार आए और हर एक का कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर का ज्यादातर वक्त आनंदीबाई से लड़ने में ही बीत गया। विट्ठल राव दिनकर ने प्रशासन को सुधारने के लिए परगना पद्धति शुरू की। लेकिन केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल के समय हालात सबसे खराब थे, क्योंकि उस दौरान पिंडारियों के हमले चरम पर थे, जिन्होंने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था। चलिए अब थोड़ा ये समझते हैं कि इस पूरी पॉलिटिकल उथल-पुथल का आम लोगों की जिंदगी और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा था। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एक मशीन की तरह था। पूरे इलाके को परगना में बांटा गया था। हर परगने का हेड कमाविशदार होता था, जो आज के कलेक्टर जैसा था, और सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जिम्मेदारी फडणवीस पर थी। यह सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज था, लेकिन इसका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना। और इस रेवेन्यू का सारा बोझ आखिरकार आम जनता पर ही आता था। टकोली नाम का टैक्स जमींदारों से लिया जाता और सेवई जैसे एक्स्ट्रा टैक्स और फाइन्स लोगों की कमर तोड़ देते थे। हालांकि मोकासा और धर्मदाय के नाम पर जमीनें दान भी दी जाती थी, पर कुल मिलाकर ये किसानों और कारीगरों के लिए एक बहुत भारी बोझ का दौर था। और जब शोषण बढ़ता है तो विद्रोह की आग भड़कती ही है। भारी टैक्स और लगातार अस्थिरता से तंग आकर कई जमींदारों ने बगावत कर दी। और इसी उथल-पुथल के बीच भारत में एक नई शक्ति बड़ी चालाकी से अपनी जगह बना रही थी, अंग्रेज। साल 1818। इस तारीख को याद रखिएगा। सीताबर्डी की लड़ाई में मराठा शासक अप्पा साहेब हार गए।
ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये छत्तीसगढ़ पर मराठा हुकूमत के अंत की शुरुआत थी। यहीं से पावर धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। क्योंकि असली शासक रघुजी तृतीय अभी छोटे थे, अंग्रेजों ने ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट्स के जरिए यहां शासन चलाया। इस दौरान कई बड़े बदलाव हुए। कैप्टन एडमंड ने डोंगरगढ़ के विद्रोह को दबाया, कर्नल एग्न्यू ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और राजधानी को रतनपुर से रायपुर शिफ्ट कर दिया। और हां, आज भी रायपुर ही छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बाद में 1830 में सत्ता वापस रघुजी तृतीय को सौंप दी गई। लेकिन ये पावर ट्रांसफर बस कुछ ही दिनों की बात थी। मराठा शासन का आखिरी अध्याय लिखा जाना अभी बाकी था, और उसे लिखने वाले थे अंग्रेज। और देखिए, कहानी का अंत कितनी तेजी से हुआ। 1830 में रघुजी तृतीय को गद्दी तो मिली, लेकिन 1853 में उनकी मौत हो गई और उनका कोई बेटा नहीं था जो राजपाट संभाल सके। अंग्रेजों को तो बस इसी मौके का इंतजार था। अगले ही साल 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पूरे नागपुर साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। ये विलय लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत किया गया। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी राजा की मौत बिना किसी बेटे के हो जाती तो उस राज्य को सीधे ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बना लिया जाता था। और इसी के साथ चार्ल्स सी इलियट को रायपुर का पहला डिप्टी कमिश्नर बनाया गया। ये सिर्फ एक अफसर की अपॉइंटमेंट नहीं थी, ये एक युग का अंत और एक नए ब्रिटिश युग की ऑफिशियल शुरुआत थी। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो गया। तो बच्चों, आज का ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाते जाते आपके लिए एक सवाल। मराठा शासन ने छत्तीसगढ़ को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। और हाँ, मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।